तो आज की इस वाली वीडियो में अपन नियोप्लेजिया को एंड करेंगे और सेकंड वीडियो नियोप्लेजिया की इससे पहले एक और आई थी। इससे पिछली वाली वीडियो में अपन ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किया था टॉपिक्स को, ठीक है। अब यहाँ से बेनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म से पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स तक अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक डिफरेंस देखते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म के बीच में। और यार हो सकता है आपको मेरी थोड़ी सी आवाज़ अलग लग रही हो क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, इसलिए आज मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, पर क्वालिटी पे मैं कोशिश करूँ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो बेनाइन और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स पे चलते हैं पहले। अब देखिए बेनाइन और मैलिग्नेंट इनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं, बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। यानी कि अगर एक लोकेशन पे बॉडी के कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो वो बॉडी के दूसरे लोकेशन पे स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। लेकिन बेनाइन ट्यूमर्स जो है वो स्प्रेड नहीं करेंगे। बेनाइन ट्यूमर्स रिलेटिवली डेंजरस कम होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डेंजरस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हिस्टोलॉजिकली अब बेनाइन और मैलिग्नेंट में हिस्टोलॉजिकली क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए हिस्टोलॉजिकली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बेनाइन ट्यूमर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे बेनाइन ट्यूमर अगर किसी के आर्म से ओरिजिनेट हो रहा है तो बेनाइन ट्यूमर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है और आर्म में जो सेल्स प्रेजेंट है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी उसके ओरिजिन का और उस ट्यूमर का, एक ट्यूमर का जो ओरिजिन है और एक ट्यूमर खुद जो है, उन दोनों के सेल्स सिमिलर दिखेंगे हिस्टोलॉजी की साइड पे। यानी अगर मेरे आर्म से ट्यूमर आ रहा है तो मेरे आर्म के सेल्स और उस ट्यूमर के सेल्स सिमिलर देखने को मिलेंगे, वेराज मैलिग्नेंट में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कहाँ से ओरिजिन हो रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, सिमिलर सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेनाइन ट्यूमर्स के अंदर अगर आप इसके सेल को देखें तो इसका जो सेल होता है वो मोस्टली, देखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो रिलेटिवली इसके सेल से काफी छोटा होता है, जैसे एक आप मान सकते हैं एक सेल होता है जो बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग है, तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज्यादा होता है। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बेनाइन में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होता है, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट में ये आता तो कम है, मैलिग्नेंट में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग। और क्या डिफरेंस है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट होता है, हल्का होता है। मतलब अगर आप एचएन स्टैंड पे देखेंगे तो हल्का हल्का सा दिखेगा, लाइट पिंक दिखेगा, पर ये डार्क दिखेगा आपको, ठीक है। इसका पहले तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा हो और ये डार्क दिखेगा आपको, ठीक है। मैलिग्नेंट डार्क दिखता है, ठीक है। ये बेनाइन और मैलिग्नेंट की। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो बेनाइन ट्यूमर के जो सेल्स होंगे वो सिमिलर होंगे साइज में। मतलब अगर ये ट्यूमर है, ठीक है, ये कोई ट्यूमर है, मान लीजिए इस एरिया में कोई ट्यूमर है, तो इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो सिमिलर साइज के देखने को मिलेंगे। इन सेल्स के साइज में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैलिग्नेंट में सेल्स के साइज में बहुत वेरिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब हैफोजाइड अरेंजमेंट होगा काफी ज्यादा सेल्स का जो साइज है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वेरी करेगा। यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन बेनाइन में। और बेनाइन के अंदर जो एरिया है जहां पर ट्यूमर प्रेजेंट है वो काफी वेल डिमार्केटेड है। यहाँ पर कोई वेल डिमार्केटेड एरिया नहीं है, मतलब इसके ऐसे कोई वेल शार्प बॉर्डर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये ऐसे कैसे भी हो सकता है, कोई वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, बस सेल्स भरे हुए पूरे में कैंसर सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, ठीक है। सबसे बड़ा मैंने आपको एक इसका वो बता ही दिया कि जो मैलिग्नेंट होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं मेटास्टाइज कर सकते हैं। मेटास्टाइज यानी बॉडी में फैल सकते हैं। ये मेटास्टाइज की इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती बेनाइन की, ठीक है। इनका जो माइटोटिक इंडेक्स होता है, मैलिग्नेंट का जो माइटोटिक इंडेक्स होता है, मैं लिख देता हूं, माइटोटिक इंडेक्स दैट इज हाई, वेरी हाई। इनका माइटोटिक इंडेक्स ज्यादा नहीं होता, इनका माइटोटिक इंडेक्स हाई होता है, यानी माइटोसिस बहुत स्पीड से कर रहे हैं और स्प्रेड हो रहा है, माइटोसिस बहुत स्पीड से कर रहे हैं। तो माइटोटिक इंडेक्स को मेजर कैसे करते हैं, इसको करते हैं मेजर काई 67 एक पैरामीटर है जिससे हम माइटोटिक इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। तो काई 67 अगर ज्यादा आता है तो माइटोटिक इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म था। इसके बाद में अपन चलते हैं हिस्टोलॉजिक डिटेक्शन ऑफ कैंसर में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा, क्योंकि हिस्टोलॉजिक डिटेक्शन ऑफ कैंसर में क्या होता है, ये जो फिलामेंट्स आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये क्वेश्चन में दे दी जाएंगे,
एग्जैक्टली ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन सा देखेगा, पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें इस कैंसर में हमको कोई कैंसर मिला है, ट्यूमर मिला, उसके अंदर ये फिलामेंट प्रेजेंट है, अब बताओ कि कैंसर कौन सा या फिर इसका ट्रीटमेंट कैसा हो, जो भी है, या ओरिजिन कहाँ से कैंसर है। तो कैंसर का ओरिजिन बताने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए अपन चलते हैं हिस्टोलॉजिक डिटेक्शन ऑफ कैंसर पे। देखिए हिस्टोलॉजी डिटेक्शन में चलते हैं, हिस्टोलॉजिक डिटेक्शन ऑफ कैंसर। देखिए इसके अंदर हम एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम का एक प्रोसीजर यूज करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से हम डिटेक्ट करते हैं कि कैंसर जो है वो बेसिकली उस हिस्टोलॉजिकली डिटेक्ट करते हैं कैंसर का ओरिजिन वगैरह। अब इस टेक्निक के अंदर हम यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो क्या करती है कि सेल के किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से जाकर के बाइंड कर जाती है। मान लीजिए यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये क्या, मान लीजिए सेल के अंदर किसी एक कंपोनेंट से जाकर के बाइंड कर जाती है। मान लीजिए इस कंपोनेंट से जाकर के बाइंड कर दी। अब ये जो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड कर रही, ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, पर इस कंपोनेंट की खास बात ये, इसको हम चूज ऐसे करते हैं कि भाई कोई कंपोनेंट हम ही चूज करेंगे ना, इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगी। तो हम ऐसा कंपोनेंट चूज करते हैं जो एक पर्टिकुलर कैंसर में बहुत बढ़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैंसर में इसका एक्सेसिव हमको एक्सप्रेशन देखने को मिले, तो उस कंपोनेंट से जाकर के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो ये जो कंपोनेंट है इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है S100, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन है S100। अब इस प्रोटीन के अंदर, S100 प्रोटीन के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब बाइंड करेगी, इससे जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड करेगी तो हमको इससे ये पता चलेगा कि जो कैंसर है वो या तो मेलेनोमा है, मेलानोसाइट का कैंसर, जो नेक्स्ट स्किन पैथोलॉजी जो अगली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे, मेलेनोमा है, या फिर न्यूरल ट्यूमर है, न्यूरल ट्यूमर से कोई। ऑल्दो डायग्नोस्टिक नहीं है न्यूरल ट्यूमर्स के लिए या मेलानोमा के लिए, क्योंकि उसके लिए और भी आगे हम टेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक नहीं, बट काफी हद तक आइडिया लग जाता है। एक मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है, जो हम इससे पता लगा सकते हैं S100 को डिटेक्ट करके, ठीक है। तो ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का एक मतलब ये जो प्रोटीन है बेसिकली इससे एक एंटीबॉडी बाइंड कर रही है, और वो एंटीबॉडी बाइंड करेगी जब, तब हमको पता पड़ेगा कि हाँ ये कंपोनेंट प्रेजेंट है उस एंटीबॉडी की वजह से। तो उन एंटीबॉडीज के बाइंड करने से हमको ये कंफर्म होगा कि कैंसर का ओरिजिन कहाँ से। तो एक एग्जांपल तो मैंने इस कंपोनेंट का आपको एक दिया S100। एक एग्जांपल इसका हो सकता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन आपको पता ही है थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, तो थायरोग्लोबुलिन आपको बता सकते हैं कि थायराइड कैंसर प्रेजेंट है कि नहीं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमने चूज किए जो किसी कैंसर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। वो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से कैंसर्स उससे हमको डायग्नोस करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ। देखिए कैरेटिन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। कैरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है, हेयर में होता है या स्किन वगैरह में होता है। तो इस ऐसे के अंदर कैरेटिन प्रोटीन जो है वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है, और एपिथेलियल सेल से कैंसर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एपिथेलियल सेल से कैंसर को अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है। विमेंटिन किसमें बढ़ जाएगा, विमेंटिन बढ़ जाएगा मीसेनकाइमल सेल्स से अराइज होने वाले कैंसर में, ठीक है। मीसेनकाइमल सेल्स अराइज होने वाले कैंसर में, यानी कि मेनली कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर में, तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमा, ठीक है। सार्कोमा के अंदर बढ़ जाएगा। अब डेस्मिन
डेस्मेन क्या है कि ये मसल से रिलेटेड अगर कोई कैंसर है तो उसके अंदर ही बढ़ जाएगा, मसल से रिलेटेड, मसल सेल से रिलेटेड, मसल सेल से। जैसे यूट्राइन मसल्स का जो कैंसर होता है, या फिर रैप्डोमायोसार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, ठीक है, मसल सेल से रिलेटेड जो कैंसर है उसके अंदर ही बढ़ जाता है। न्यूरोफिलामेंट नाम से समझ में आ रहा है, नर्व से रिलेटेड, जैसे नर्वस टिश्यू से रिलेटेड, नर्वस टिश्यू, जैसे आप कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स तो है ही, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काफी हद तक जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अराइज होने वाले, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से अराइज होने वाले जो टिश्यूज है या जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर भी अगर कोई कैंसर हो जाए तो न्यूरोफिलामेंट हमको देखने को मिलेगा। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से अराइज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला का अगर कैंसर हो जाए, फॉर एग्जांपल फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके अंदर हमको न्यूरोफिलामेंट देखने को मिलेगा। नर्वस टिश्यू से रिलेटेड कोई भी कैंसर है, नर्व से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई भी कैंसर है तो न्यूरोफिलामेंट। नर्व में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ग्लायल सेल से रिलेटेड, ग्लायल सेल से रिलेटेड कैंसर का नहीं है, वो ये जी फैप, इसका फुल फॉर्म है ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन में जी फैप पॉजिटिव देखें तो आप ये सोचिए कि कोई भी ग्लायल सेल से रिलेटेड कैंसर, ग्लायल सेल से रिलेटेड, जैसे एपिंडाइमोमा, एपिंडाइमोमा या फिर एस्ट्रोसाइटोमा, इस टाइप के, ठीक है, एपिंडाइमोमा या फिर एस्ट्रोसाइटोमा। तो ये कुछ न्यूरोफिलामेंट्स थे, ठीक है, न्यूरोफिलामेंट नहीं, सॉरी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कुछ एग्जांपल्स थे, काफी हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा हिंट दे देते हैं और क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अब इनका यूज और थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत अच्छे ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, तो इनको आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर एक बार आप बुक से भी रिव्यू कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं सीरम ट्यूमर मार्कर्स के ऊपर, और इनके अलावा जो सीरम के अंदर हमको ट्यूमर मार्कर्स और देखने को मिलते हैं वो उनको हम देखते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री में भी, शायद रिव्यू एक बार आपने देख रखा होगा शायद बायोकेमिस्ट्री में। तो अपन चलते हैं सीरम ट्यूमर मार्कर्स पे। फिर अब स्टार्ट करते हैं सीरम ट्यूमर मार्कर्स। तो देखिए सीरम ट्यूमर मार्कर्स के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। तो अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ जाता है आपके हेपाटोमा में, ठीक है, लिवर सेल के रिलेटेड कैंसर में, हेपाटोमा में, लिवर के अंदर कैंसर में, और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, ठीक है। नॉन सेमिनोमेटस इंपॉर्टेंट है, और टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर है बट सेमिनोमा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सेमिनोमा में कुछ और बढ़ेगा। तो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है। बीटा एचसीजी आपको पता ही है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है उससे ये सीक्रेट होता है, बेसिकली प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। तो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स जो प्लेसेंटा के बीच में जो कोरियोनिक विलाय और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स वगैरह है वो इसको सीक्रेट करती है। तो क्योंकि वही इसी को सीक्रेट कर रही, तो इनके कैंसर्स के अंदर वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स के अंदर बीटा एचसीजी बढ़ जाता है। इसके बाद कैंसर एंटीजन CA-125, तो मेलिग्नेंट ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स, CA-125 के अंदर मेलिग्नेंट ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स, और यूट्राइन कैंसर्स के अंदर, यूट्राइन कैंसर्स में भी बढ़ जाता है, ठीक है। कैंसर एंटीजन 125 मेलिग्नेंट ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स। इसके बाद CA-99 पैनक्रियाटिक मेलिग्नेंट एडिनोकार्सिनोमा, पैनक्रियाटिक मेलिग्नेंट एडिनोकार्सिनोमा। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि ये मान लीजिए 9, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं इसको, तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ हद तक पैनक्रियास जैसा नहीं दिखने लगा आपको। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर आपको CA-99 ये बढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा याद रख सकते हैं आप कि यार जो 9 है इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, यूं घुमा दूं, तो ऐसा दिखने लगेगा कुछ हद तक। तो पैनक्रियाटिक मेलिग्नेंट एडिनोकार्सिनोमा के अंदर CA-99, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने आपको बता। इसके बाद में फिर CA-15-3 जो है वो आपको ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बढ़ावा देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर
CA15-3 आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। फिर कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ऑब्वियस है सी सेल कैंसर के अंदर देखने को मिलेगा, सी सेल ट्यूमर्स के अंदर, सी सेल जो आपके थायराइड के अंदर होता है, ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलेगा, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर आपको कैल्सिटोनिन देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड। अल्कालाइन फॉस्फेटेज जो है सेमिनोमा के अंदर, यहाँ अल्फा फीटोप्रोटीन में नॉन सेमिनोमेटस था, ये सेमिनोमा जो है अल्कालाइन फॉस्फेटेज इसके अंदर बढ़ावा देखने को मिलेगा सेमिनोमा के अंदर। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कैंसर्स, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर्स जितने भी, ठीक है। तो इनको आप याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये थोड़े से ट्रिकी है याद रखने के लिए, बट एक बार आप इनको याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है फिर आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर में, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर में। तो अब ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर पे चलते हैं। तो देखिए ग्रेडिंग, सबसे पहले ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग होता है बेसिकली उस ट्यूमर की औकात, ठीक है, स्प्रेड होने की। मेलिग्नेंसी उस ट्यूमर की डिटेक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं डेथ कॉज करने के लिए कितना लाइकली है वो, या कितना ज्यादा हार्मफुल। तो मेलिग्नेंसी को डिटरमाइन करता है ग्रेडिंग, ठीक है। मेलिग्नेंसी को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं ग्रेडिंग के अंदर। अब उसको क्लासिफाई करने के लिए क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके लिए यूज क्या करते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिफाई करने के लिए? तो उसके लिए हम पहले हिस्टोलॉजिक क्राइटेरिया यूज करते हैं, हिस्टोलॉजिक, ठीक है। हिस्टोलॉजिक क्राइटेरिया में क्या होता है? देखिए हिस्टोलॉजिक क्राइटेरिया क्या होता है, किसके अंदर हमको वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स या तो देखने को मिल सकते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उसका मानते हैं कि ज्यादा मेलिग्नेंट नहीं है कैंसर, ठीक है। तो उसको लो ग्रेड हम बोलते हैं, लो ग्रेड, और हाई ग्रेड बोलते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है सेल्स, ठीक है। बहुत डिस्टिंक्टिवली आप नहीं देख पा रहे उन सेल्स को। तो एक तो वेल डिफरेंशिएटेड और एक आप कह सकते हैं कि भाई पुअरली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएटेड जो होते हैं उनको हम लो ग्रेड बोलते हैं, जो पुअरली डिफरेंशिएटेड उनको हम हाई ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में अपन चलते हैं स्टेजिंग के ऊपर। ग्रेडिंग है ना, स्टेजिंग के ऊपर चलते हैं। स्टेजिंग, ठीक है, स्टेजिंग। अब जो स्टेजिंग होती है वो आपको बताती है कि ये जो कैंसर है ये कितना स्प्रेड हो चुका है, ठीक है, ये कितना स्प्रेड हो चुका है। तो अब उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना स्प्रेड हो चुका है? इसके लिए हम यूज करते हैं TNM स्टेजिंग मेथड। TNM, टी क्या है? टी है कि जो ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर, जहां से आपको लग रहा है कि कैंसर स्टार्ट हो, प्राइमरी ट्यूमर सबसे बड़ा, प्राइमरी सबसे पहला जो प्राइमरी ट्यूमर है, उस प्राइमरी ट्यूमर का साइज क्या है? साइज उसका, प्राइमरी ट्यूमर साइज, ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर का साइज कितना है। उसके बाद में एन है कि जो रीजनल लिम्फ नोड है, जो उस रीजन का जो लिम्फ नोड है उसके अंदर किस एक्सटेंट तक वो स्प्रेड हो चुका है। तो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड इन द रीजनल लिम्फ नोड, ठीक है। फिर एम क्या है? एम ये है कि हम डिटरमाइन करते हैं कि जो मेटास्टेटिक डिजीज है, मतलब ये जो डिजीज है ट्यूमर, ये मेटास्टाइज कर सकती है कि नहीं, यानी फैलने की कैपेबिलिटी रखती है कि नहीं। तो ये बताता है कि फैलने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं, फैलने की कैपेबिलिटी बताता है एम, ठीक है। तो TNM स्टेजिंग हम करते हैं। टी से क्या है? ट्यूमर का साइज, एन से है एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड इन द रीजनल लिम्फ नोड, और एम है इसकी फैलने की, मेटास्टाइज होने की एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी टू मेटास्टाइज। तो ये ग्रेडिंग और स्टेजिंग हमने देखी। इसमें से स्टेजिंग एक बेटर इंडिकेटर है, स्टेजिंग एक बेटर इंडिकेटर है किसके लिए? प्रोग्नोसिस के लिए, मतलब जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हो इफेक्टिव है या नहीं है, कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है वो, उसको यानी प्रोग्नोसिस को बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए स्टेजिंग एक बेटर इंडिकेटर है, ठीक। ये ग्रेडिंग या स्टेजिंग था। इसके बाद में अपन चलते हैं लास्ट सेक्शन में, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो देखो यार, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम पे चलते हैं। इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो है ये हम जब आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे नर्व मसल पैथोलॉजी वगैरह, इसको जब डिस्कस करेंगे, या फिर आगे के जितने भी पैथोलॉजी के टॉपिक डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी में, तो उसमें साथ साथ आता जाएगा। तो अभी एक साथ इसको याद रखना सेंस नहीं बनाता। पर होता क्या है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, हम ये देख लेते हैं। तो देखिए जो ट्यूमर या कैंसर है कोई भी अगर, तो उस ट्यूमर और कैंसर की वजह से
उस ट्यूमर कैंसर की वजह से किसी और पार्ट में, मान लीजिए अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से हो सकता है कोई एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई सिंड्रोम स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में कोई कैंसर है, इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम आने लग जाए, ठीक है। या फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हमको कई बार देखने को मिल जाता है। तो किसी कैंसर की वजह से या किसी ट्यूमर की वजह से एक दूसरा सिंड्रोम हमको देखने को मिल जाए जो एग्जैक्टली अब वो जो दूसरा ट्यूमर है वो इस कैंसर की वजह से एग्जैक्टली नहीं, मतलब ये जो बल्क है कैंसर का इसकी वजह से वो अराइज नहीं हो रहा डायरेक्टली, उसका इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इस मास से उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इसका कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से दूसरा सिंड्रोम अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। इसका मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया, स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ में एसोसिएटेड आपका लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे आएंगे आगे फिर, तो उसको हम तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स वैसे तो काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको अपन उसी के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना नियोप्लेजिया का सेकेंड पार्ट था और इसी के साथ में अपना जनरल पैथोलॉजी भी खत्म हो गया। अब जनरल पैथोलॉजी काफ़ी अच्छा खासा लंबा टॉपिक, मतलब अच्छा खासा लंबा यूनिट था। अब जनरल पैथोलॉजी के बाद में अपन फिर सिस्टमिक पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्किन पैथोलॉजी। तो अपना जनरल पैथोलॉजी खत्म हो गया, नियोप्लेजिया खत्म हो गया, अब अपन स्किन पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।